वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू। अरबी और चौथा आपको मिले संस्कृत। ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो आप इसमें से कौन सा सही करेंगे? तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि पोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन अपने को अर्थ कौन दे रहा है? किसी भी शब्द को जब अपने पढ़ते हैं, जो उसका अर्थ देता है वो उसी भाषा का शब्द माना जाता है। तो पोमम अपने को क्या दे रहा है? अर्थ दे रहा है। और पोमम कौन सी भाषा का शब्द है? अर्थ क्या दे रहा है? फल। कि पोमम का अर्थ है फल, और ये कौन सी भाषा का है? लैटिन का। तो इसमें जो ऑप्शन माना जाएगा वो लैटिन ही माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में लैटिन प्लस ग्रीक दोनों दिया हुआ है तब तो ये सही होगा। अगर दोनों नहीं दे रखे हैं और एक को पैरी, खजूर भी किस में रखा जाता है? पैरिकार्प में रखा जाता है। अब उसके बाद कुछ महानुभाव ऐसे फ्रूट्स हैं जो इन सबको फॉलो नहीं करते हैं, एंडोकार्प, मेसोकार्प, पेरिकार्प को। वो अपनी अलग ही गंगा गाते हैं, फ्रूट टाइम में भी और खाने योग्य भाग में भी। तो देखो उनके बारे में देखते हैं। पहला अनार। अनार का फल प्रकार भी बेरी और सर्स नहीं माना जाता, और इसमें भी ये भाई साहब अपनी अलग ही गाथा है इनकी। तो अनार को जब देखा जाता है तो अनार का जो खाने योग्य। नमस्कार स्टूडेंट, सोल्ट्री के ई प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर से। उद्यान विज्ञान होता क्या है? हॉर्टिकल्चर क्या होता है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपने फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, औषधीय पौधे, सजावटी पौधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहलाती है। उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहलाती है। फल, सब्जियों, सजावटी पौधों और उसके अलावा औषधीय पौधों का अध्ययन करना। पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर के अगर अपने स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है हॉर्टिकल्चर के कौन सी भाषा का शब्द है, तो उसके लिए अपने जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होगा वो सारे के सारे शब्द किससे आते हैं? लैटिन भाषा से आते हैं। परंतु जिन शब्दों के पीछे नोमी, लॉजी या इंग्लिश का वाई लगा होता है, वो सारे के सारे शब्द ग्रीक भाषा के अंतर्गत आते हैं। सारे के सारे शब्द जो आते हैं वो ग्रीक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब अपने हॉर्टिकल्चर के डिवाइडेशन की बात करते हैं। अगर इसको अपने 2 भागों में बांटते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है और ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो लो जी, हॉर्टिकल्चर अगर इसको अपने 2 भागों में बांटेंगे तो पहला बनेगा हॉर्टस और दूसरा कल्चर। हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस का अर्थ क्या होता है? उद्यान, गार्डन या बगीचा। उद्यान, गार्डन या बगीचा। उसके अलावा अगर हमने कल्चर की बात करें तो इसका अर्थ होता है कल्टीवेशन या खेती करना। खेती करना। तो उद्यान, गार्डन की खेती करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं कौन सी भाषा का शब्द है। तो मैंने अभी बताया जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है वो सारे के सारे शब्द कौन सी भाषा से आते हैं? लैटिन भाषा से। तो हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद जनक पूछे जाते हैं। हॉर्टिकल्चर के जनक भारत में
भारत में जनक। अगर भारत में हॉर्टिकल्चर के या उद्यान विज्ञान के अपने जनक की बात करें तो एमएच मैरीगोडा को माना जाता है, एमएच मैरीगोडा। उसके बाद अगर अपने बात करें विश्व में जनक की, विश्व में उद्यान विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो एलएच बेली। एलएच बेली को विश्व में उद्यान विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर अपने बात करें आगे मॉडर्न के जनक, मॉडर्न उद्यान विज्ञान के अगर जनक का पूछा जाए तो के.एल. चड्ढा। मॉडर्न उद्यान विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? के.एल. चड्ढा को माना जाता है, जिन्हें सुनहरी क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्हें सुनहरी क्रांति का जनक भी माना जाता है। अब अपने बात करते हैं उद्यान विज्ञान की शाखाओं के बारे में। उद्यान विज्ञान में कौन कौन सी शाखाएं अपने पढ़ते हैं और उनके अंतर्गत अपने क्या क्या पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पे आता है शाखाएं, उद्यान विज्ञान की शाखाएं। तो सबसे पहली जो शाखा है उसका नाम है पोमोलॉजी। फल विज्ञान। पोमोलॉजी क्या होती है? पोमोलॉजी होती है जिसके अंतर्गत अपने फलों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। अब पोमोलॉजी में जो क्वेश्चन बनता है, अगर पोमोलॉजी को अपने 2 भागों में बांटते हैं तो इसका अर्थ निकलता है पोमम और दूसरा लोगस या लॉजी, जो भी मान लो आप, लॉजी, पोमोलॉजी या लोगस। पोमम का अर्थ होता है फ्रूट या फल, पोमम का अर्थ होता है फल, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी करना, स्टडी या अध्ययन करना। तो फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। अब क्वेश्चन जो बनता है इसमें कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो पोमोलॉजी कौन सी है? लॉजी लग रहा है, मैंने अभी बताया कि लॉजी लगेगा ग्रीक का, बट इसमें ये जो टर्म्स है वो लागू नहीं होती। तो पोमोलॉजी जो भाषा का शब्द है वो लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं से मिलकर बना है। लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। कैसे? क्योंकि पोमम जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? लैटिन का है। पोमम जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। जबकि लोगस और लॉजी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। तो ये कौन सी भाषा का हो गया? लैटिन। दोनों को मिलाया जाए तो क्या बन गया? लैटिन प्लस ग्रीक दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पोमोलॉजी। अब क्वेश्चन अगर पेपर में ऐसा आता है कि निम्न में से पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, और उसमें आपको 4 ऑप्शन मिले, पहला लैटिन, दूसरा ग्रीक, तीसरा अरबी और चौथा आपको मिले संस्कृत। ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो आप इसमें से कौन सा सही करेंगे? तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि पोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन अपने को अर्थ कौन दे रहा है? किसी भी शब्द को जब अपने पढ़ते हैं, जो उसका अर्थ देता है वो उसी भाषा का शब्द माना जाता है। तो पोमम अपने को क्या दे रहा है? अर्थ दे रहा है। और पोमम कौन सी भाषा का शब्द है? अर्थ क्या दे रहा है? फल। कि पोमम का अर्थ है फल, और ये कौन सी भाषा का है? लैटिन का। तो इसमें जो ऑप्शन माना जाएगा वो लैटिन ही माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में लैटिन प्लस ग्रीक दोनों दिया हुआ है तब तो ये सही होगा। अगर दोनों नहीं दे रखे हैं और एक ऑप्शन में है तब लैटिन ऑप्शन सही माना जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसकी शाखा जो आती है वो आती है ओलेरीकल्चर।
ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर का अर्थ होता है सब्जी विज्ञान, सब्जी विज्ञान। ओलेरी कल्चर को अगर अपने दो भागों में बांटते हैं तो ओलेरी और कल्चर, ओलेरी और कल्चर। ओलेरी का अर्थ क्या होता है? शाक सब्जियां, और कल्चर का अर्थ क्या होता है? खेती करना, खेती करना, कल्टीवेशन। कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन और जिसका अर्थ बनता है खेती करना। सब्जियों की खेती करना क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। ओलेरी कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये देखो जी, मैंने बताया था जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगता है वो सारे के सारे लैटिन भाषा के होते हैं। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है। ठीक है। उसके बाद इसके फादर किसे माना जाता है? जनक की बात की जाए, जनक। ओलेरी कल्चर के अगर जनक पूछ लिया जाए तो ब्रेनले को माना जाता है। ब्रेनले को ओलेरी कल्चर का जनक कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अपने बात करते हैं इसी की जो नेक्स्ट शाखा आती है उसके बारे में। नंबर 3 पे अपने पढ़ते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में कल्चर कौन सी भाषा का है? लैटिन का है। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फूलों की खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों की जो खेती की जाती है वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत की जाती है और लैटिन भाषा का है। जनक पूछा जाता है, जनक। फ्लोरिकल्चर के जनक कौन है? तो कौन है? मारियो। मारियो को फ्लोरिकल्चर का जनक कहा जाता है। मारियो को फ्लोरिकल्चर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं नंबर 4 पे। इसमें अपने फूलों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, फूलों की खेती की जाती है, वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट आता है आपके ओलेरी कल्चर, सॉरी ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग क्या होता है? सजावटी पौधों का अध्ययन करना, या अपने जो गार्डन वगैरह, पार्क वगैरह जो होते हैं उनमें हेज और शेर जो लगाते हैं वो सारी अपने ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में जो जितने भी सजावटी पौधे हैं उनका अध्ययन करते हैं। और इसके जनक कौन है? जनक। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के जनक किसे कहा जाता है? तो R.S. रंधावा को। R.S. रंधावा को ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का जनक माना जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 पे अपने पढ़ते हैं मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट में जितने भी औषधीय पौधे बोलते हैं हिंदी में इन्हें औषधीय पौधे, औषधीय पौधों का अध्ययन करना। औषधीय पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मेडिसिनल प्लांट या इसी के अंतर्गत करते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट में अपने जो क्वेश्चन आते हैं, जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं औषधीय जो पौधे हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया, अफीम हो गया और उसके बाद इसबगोल हो गया, ये सारे औषधीय पौधे इसमें पढ़े जाते हैं। और इनमें जो क्वेश्चन जो ज्यादातर आपके बनते हैं वो किस पे बनते हैं? इसका कौन सा पादप का कौन सा भाग उपयोग में होता है, लिया जाता है, या इसके वानस्पतिक नाम से आते हैं। इसमें अपने मेडिसिनल प्लांट पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 6 पे आता है पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी कटाई के बाद की क्रिया, यानी कि कटाई के बाद, पोस्ट का मतलब होता है बाद में और कटाई, हार्वेस्टिंग का अर्थ होता है कटाई। कटाई के बाद में जो अपने प्रोसेसिंग करते हैं वो सारी किस में आती है? पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। जैसे जैम बनाना, जेली बनाना, केचप बनाना, मुरब्बा बनाना, सॉस बनाना, ये जो सारे अपने काम करते हैं वो किसमें किया जाता है? पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और अब जो क्वेश्चन जो आते हैं शाखाओं में से वो ये पूछे जाते हैं
उसके अलावा अपने बात करेंगे इसमें कि सबसे ज्यादा उत्पादन, अगर अपने हॉर्टिकल्चर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से फ्रूट का होता है और क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कौन सा फल आता है। तो बात करते हैं अपने उत्पादन के बारे में, इधर ही बात कर लेते हैं। देखो फलों के उत्पादन में सबसे, इंडिया में अगर पूछा जाए इंडिया में उत्पादन में सबसे ज्यादा फल कौन सा होता है, तो उत्पादन, अगर उत्पादन की बात करें तो इंडिया में सबसे जो अधिक उत्पादन होता है वो कौन से फल का होता है, केला का होता है। सेकंड नंबर पे आता है आम, थर्ड पे आता है नींबू और फोर्थ पे आता है अमरूद। नंबर 4 पे आता है अमरूद। अगर अपने बात करें क्षेत्रफल की, यह क्वेश्चन बनता है कि भारत में उत्पादन में अग्रणी फल कौन सा है, किसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो वो सबसे ज्यादा उत्पादन इंडिया में किसका होता है, केले का होता है। और अगर अपने बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की अगर अपने बात की जाए तो क्षेत्रफल में नंबर 1 पे जो आता है वो है आम, सेकंड पे आता है, सेकंड पे नींबू, थर्ड पे आता है केला और फोर्थ पे आता है अमरूद। ये सीक्वेंस रहता है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा कौन सी फसल को या कौन सी फ्रूट क्रॉप को लगाया जाता है, तो आम को सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के आधार पर लगाया जाता है और सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो किसका होता है, केले का। इसी में अपने पढ़ते हैं सब्जियों के बारे में। अगर पूछ लिया जाए सब्जियों का उत्पादन और क्षेत्रफल में, सब्जियों का उत्पादन और क्षेत्रफल में स्थान पूछ लिया जाए कि उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी होती है इंडिया में और क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सी सब्जी होती है, लगाया जाता है, तो उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में समान है। जैसे बात करते हैं आलू नंबर 1 पे आता है उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी, सेकंड पे आता है प्याज उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी, थर्ड पे आता है टमाटर उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में। ये सेम सीक्वेंस रहता है उत्पादन में और सेम सीक्वेंस रहता है क्षेत्रफल में। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि सब्जी उत्पादन में भारत में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी का उत्पादन होता है, तो आलू का होता है और क्षेत्रफल किसका आता है, तो सबसे ज्यादा आलू का आता है। क्षेत्रफल और उत्पादन में दोनों समान होते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं फलों के प्रकार की और खाने योग्य भाग की, कि फल प्रकार क्या होते हैं, खाने योग्य भाग क्या होता है, इसके बारे में। फल प्रकार और खाने योग्य भाग की अगर अपने बात करें कि कोई भी फल है उसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है, फल प्रकार का होता है। दोनों ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट होती है बच्चों को। तो पहले बात करते हैं अपने फल प्रकार, किस प्रकार का फल है। तो फल प्रकार अपने इधर पढ़ेंगे अपने खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग पहले समझना है, उसके बाद अपने डिटेल में लिखूंगा मैं इनको। तो फल प्रकार में अगर अपने बात करते हैं तो 2 प्रकार के फल आते हैं। एक मुख्य रूप से अपने 2 प्रकार के पढ़ते हैं, एक होता है सरस और दूसरा होता है अस्थिर, जिसे ड्रुप कहा जाता है। नंबर 1 पे सरस या बेरी, दूसरा आता है अस्थिर या ड्रुप। पहले अपने इन दोनों पे बात करते हैं, कुछ अलग है उनको आगे बात करेंगे। तो सरस कौन से फल को कहा जाता है, सबसे पहले सरस में वे सभी फल आते हैं जिनको जो फल हैं वो गुच्छों के रूप में लगते हैं, वो सारे के सारे अपने किसके अंतर्गत पड़ते हैं,
सरस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सरस के एग्जाम्पल सुन लीजिए। जो फल गुच्छों में लगते हैं, गुच्छों में लगने वाले फल, गुच्छों में लगने वाले फल किसके अंतर्गत आते हैं? सरस के अंतर्गत आते हैं। अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें, लो जी एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है केला, दूसरा आता है पपीता, उसके बाद नंबर 3 पे आता है अमरूद, उसके बाद नेक्स्ट आता है खजूर और उसके बाद आता है सुपारी। ये जो फल हैं ये सारे के सारे सरस के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। केला, पपीता, अमरूद, खजूर और सुपारी, इन्हें अपने सरस के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब अपने बात करते हैं ड्रुप की या अस्थिल की। ड्रुप या अस्थिल की, तो इसे याद रखने के लिए 2 तरीके हैं, आप दोनों किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। जिन फलों में सिंगल स्टोन यानी कि एक सिंगल गुठली पाई जाती है और बिल्कुल फल के मध्य भाग में पाई जाती है, वो सारे के सारे फल किसमें रखे जाते हैं? अस्थिल या ड्रुप में। एक याद करने का तरीका है, ये हर फल पे लागू हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां तक हो ये लागू होती है। जिन फलों के मध्य भाग में गुठली पाई जाती है और सिंगल गुठली पाई जाती है, वो सारे के सारे किसमें रखे जाते हैं? ड्रुप में रखे जाते हैं या अस्थिल में रखे जाते हैं। ये आपको काम करता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज को छोड़कर खजूर में गुठली होती है, मिडल में होती है, परंतु इसे सरस में रखा जाता है। अगर ये आपको चीज याद होती है, ठीक है, वरना एक और दूसरा और मेथड है। जिन फलों में गुठली के साथ उसका रेशा चिपका हुआ रहता है, वो सारे के सारे किसमें रखे जाते हैं? अस्थिल और ड्रुप में रखे जाते। रेशा का मतलब उसका जो गुदा होता है वो गुठली के साथ अगर चिपका हुआ है तो वो सारे के सारे फल किसमें रखे जाएंगे? अस्थिल में रखे जाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने आम ले लिया। आम क्या है? गुठली पाई जाती है, सिंगल पाई जाती है, दूसरा इसका रेशा गुठली के साथ चिपका हुआ होता है, तो ये किसमें आएगा? अस्थिल में। सेकंड, उसके बाद बेर, सिंगल गुठली होती है, मिडल में होती है और इसका रेशा गुठली के साथ चिपका हुआ होता है, तो बेर। उसके बाद नंबर 3 पे अपने बात करते हैं जामुन की। जामुन में क्या होता है? रेशा गुठली एकदम मिडल में होती है और उसका रेशा गुठली के साथ चिपका हुआ होता है, तो जामुन। नंबर 4 पे अपने पढ़ते हैं नारियल, इसे भी ड्रुप में रखा जाता है। तो ये है 4 ड्रुप के प्रकार। समझ में आ गए होंगे जहां तक है कि कैसे याद रखना है। अपने को फ्रूट को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका फल प्रकार कैसा है। देखिए, मैंने आम को देखा, मुझे पता है इसमें सिंगल स्टोन होता है, सिंगल गुठली होती है और इसका जो रेशा होता है वो चिपका हुआ रहता है, ठीक है जी, आम ड्रुप में आएगा। बेर का सिंगल गुठली होती है, रेशा इसके साथ गुठली के साथ चिपका हुआ होता है, बेर ड्रुप में आएगा। जामुन में सिंगल गुठली होती है, रेशा चिपका हुआ रहता है। जामुन में नारियल की बात करें, जो नारियल जो एडिबल पार्ट होता है वो मिडल में होता है और सबसे आंतर एक गुठली के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसे भी ड्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा कुछ अलग फ्रूट टाइप आते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले अपने बात करते हैं, ये थी ड्रुप की बात। अब अपने कुछ अलग प्रकार के फल होते हैं, जैसे अपने पढ़ते हैं किसके बारे में? अनार के बारे में। अनार का जो फल प्रकार होता है वो कौन सा होता है? ब्लूस्टा होता है। यहां लिख लेते हैं अनार का जो फल प्रकार होता है वो कौन सा होता है? ब्लूस्टा। अनार का फल प्रकार ब्लूस्टा होता है। उसके बाद नींबू वर्गीयों का जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है? हिस्पेरेडियम होता है। हिस्पेरेडियम माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने पढ़ते हैं इसी में अनार का हो गया अनानास का। अनानास का जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है? सोरोसिस होता है।
सोरो। अनानास का जो फल प्रकार होता है वो कौन सा होता है? सोरोसिस होता है। ठीक है, ये थे फल प्रकार कि किस फ्रूट का फल प्रकार क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फ्रूट आपके लगते हैं जनरली जितने भी एग्जाम होते हैं जेट आईसीआर बीएचयू सुपरवाइजर में। तो ये आपके फल प्रकार याद रखना है। बता दिया मैंने असल में कौन आता है? आम आता है, बेर आता है, जामुन आता है और नारियल आता है। सरस में कौन आता है? केला आता है, पपीता आता है, अमरूद, खजूर और सुपारी, ये सारे सरस में। कुछ अलग है भाई साहब, वो कौन कौन से हैं? जैसे अनार बोलते हैं कि हम तो बलूस्टर है, जबकि नींबू वर्गीय बोलते हैं कि हम तो हिस्पेरेडियम है, और अनानास बोलते हैं कि हम तो सोरोसिस टाइप के हैं। हमारा टाइप सबसे अलग है, सोरोसिस टाइप के है। सॉरी। उसके बाद अपने बात कर रहे थे खाने योग्य भाग कि किसी भी फल का कौन सा पार्ट खाने के लिए काम में लिया जाता है उसके बारे में। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारी जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे सोल्ट्री के नाम से उस पे उपलब्ध हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद अपने बात कर रहे थे खाने योग्य भाग की। खाने योग्य भाग में अपने कैसे याद करना, देखिए मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा, साथ में डायग्राम लगा भी दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डायग्राम को देख लेना। देखिए ये है, कोई भी अपने फ्रूट को देखते हैं तो एक संरचना के रूप में होता है, छोटा बना लो चाहे, ऐसी संरचना होती है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना अपने खाने योग्य भाग को। जब अपने फ्रूट को देखेंगे ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका खाने योग्य भाग कौन सा है। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ये लो जी, अब अपने कोई भी फ्रूट को देखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आम, तो देखा सबसे अंदर गुठली होती है, उसके बाद खाने योग्य भाग जो मिडिल पार्ट होता है, उसके बाद छिलका होता है। तो ये 3 पार्ट कैसे याद रखें? ये सबसे आंतरिक अंदर का पार्ट जो होता है उसे अंदर को बोलते हैं एंडोकार्प। एंडोकार्प सबसे अंदर का भाग जो है एंडोकार्प है। उसके बाद मध्य का मतलब मीजोकार्प। क्या कहा जाता है? मीजोकार्प। तीसरा छिलके वाला जो पार्ट है उसे बोला जाता है एपिकार्प। क्या बोला जाता है? एपिकार्प। और इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? पेरिकार्प। तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? पेरिकार्प। जनरली ये 2 आते हैं लेकिन माना तीनों को जाता है। तो ये है खाने। अगर इतना अपने को याद रहता है तो अपने फ्रूट को देखते ही बता देंगे कि उसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है। जैसे एंडोकार्प आंतरिक भाग को बोलते हैं, मीजोकार्प मध्य भाग को बोलते हैं जो अंदर गुदा होता है, और एपिकार्प बोलते हैं छिलके को। याद करने का तरीका है, एपिकार्प से याद रख लो छिलका, इसका मतलब मध्य जो गुदा है मध्य भाग, और आंतरिक से याद कर लो गुठली। ये लो जी, अगर ऐसे याद कर सकते हो ना तो जिंदगी में कभी भी आप खाने योग्य भाग नहीं भूलेंगे। एंडोकार्प से याद रखो गुठली, और एपिकार्प से छिलका, और मीजोकार्प से मिडिल का जो गुदा होता है उसको रखा जाता है। और जो तीनों जिसके खाए जाएंगे उसे क्या बोला जाएगा? पेरिकार्प। ये बात समझ में आई। अब अपने बात करते हैं इन पे, एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं आम। आप देख भी सकते हो डायग्राम में, और मैं भी डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम लगा दूंगा। तो देखो आम की मैंने संरचना ले ली। देख आम अगर बना लिया आपने, जैसे जो भी संरचना होती है आम की ऐसी संरचना होती है, आम बना लिया तो आम में सबसे पहले देखो मिडल में गुठली पाई जाती है, गुठली होती है, सबसे आंतरिक गुठली हो गई। उसके बाद गुठली को मैंने बोला क्या बोलेंगे? एंडोकार्प। ये लो जी एंडोकार्प लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट मध्य भाग को मैंने बोला क्या बोलेंगे? मीजोकार्प। लो जी लिख दिया मीजोकार्प। ये आम का एग्जांपल लिया है मैंने, ये लो जी आम है ये, ठीक है, आम का एग्जांपल लिया है। उसके बाद छिलके को मैंने बोला क्या बोलेंगे? एपिकार्प। अब अपने को डिसाइड करना है कि इसका खाने योग्य भाग क्या है। क्या मैं एंडोकार्प गुठली को खा सकता हूं? नहीं खा सकता। क्या मैं छिलके को खाता हूं? नहीं खाता। खाता कौन सा पार्ट हूं? सिर्फ मिडल का पार्ट खाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है?
मीजोकारक। तो आम का खाने योग्य भाग कौन सा हो गया? मीजोकारक। लो जी, इधर लिखते रहते हैं अपने साइड में, इधर लिख लेते हैं आम का मीजोकारक, मीजोकारक। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, समझ में आया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, तीनों का एग्जांपल लूंगा, मीजोकारक पे लूंगा, एंडोकार्प ले लूंगा, पेरिकार्प पे भी लूंगा। ठीक है, अब अपने सेकंड एग्जांपल लेते हैं एंडोकार्प पे, एंडोकार्प पे लेते हैं, एंडोकार्प पे एग्जांपल लेते हैं। तो ये लो जी, नारियल सबने देखा है, ऐसी संरचना देख लेना, डायग्राम में साथ में दिखाऊंगा। नारियल की संरचना ऐसी होती है, ये मिडल में हार्ड लेयर होती है। जब आप नारियल को तोड़ते हो, सबसे ऊपर कचरे वाला पार्ट, मिडल में कठोर पार्ट, और उसके अंदर क्या होता है? नारियल, जिसे अपने लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? खोपरा कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी संरचना होती है नारियल की। अब देखो, मैंने क्या बोला? सबसे बाहरी पार्ट जो पार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे? एपिकार्प, छिलका। ठीक है जी। सेकंड मैंने बोला मिडल वाला पार्ट, मिडल वाला ये है अपना इसका, इसे बोलेंगे मीजोकार्प। और तीसरा सबसे आंतरिक जो पार्ट होगा अंदर का, गुठली को क्या बोलेंगे? एंडोकार्प, एंडोकार्प। अब आप सबको पता है कि नारियल में कौन सा भाग खाते हैं? गुठली को खाया जाता है, तो इसका खाने योग्य भाग क्या हो गया? एंडोकार्प। दोबारा देख लो, अगर छिलके को कोई खाता है तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। एपिकार्प क्या कहलाएगा? सबसे बाहर वाला छिलका, और इसे कोई नहीं खाता है, जानवर हो सकता है खाए। और उसके बाद जो सेकंड हार्ड लेयर आती है मीजोकार्प, इसे भी कोई खाने में यूज नहीं लेता है। और तीसरा बचा सबसे आंतरिक भाग, जिसे बोलते हैं गुठली। मैंने बोला गुठली को क्या मानना है? एंडोकार्प। तो ये लो जी, एंडोकार्प खाया जाएगा, या एंडोस्पर्म बोलते हैं इसको आपने। ये लो जी, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। लो जी, ये अपने दोनों तरीकों से याद हो गया। एंडोस्पर्म का एग्जांपल ले लिया। अब लो जी, इसमें अपने लिख लेते हैं नारियल। नारियल, नारियल का कौन सा पार्ट होता है एडिबल? एंडोकार्प, एंडोकार्प। तीसरा एग्जांपल लेता हूं पेरिकार्प का, तीसरा एग्जांपल लेते हैं पेरिकार्प का, पेरिकार्प का एग्जांपल लेते हैं। पहला लिया मीजोकार्प, एंडोकार्प, तीसरा लेते हैं पेरिकार्प। ये लो जी, संरचना बन गई। ये किसकी है? अंगूर की, अंगूर की संरचना है। अंगूर की संरचना बना ली। अंगूर के मैंने बोला छिलके वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एपिकार्प। उसके बाद मध्य पार्ट, इसमें कोई गुठली गुठली तो दिखती नहीं है, तो सारा पार्ट क्या है? मीजोकार्प। मध्य वाला पार्ट, मध्य वाला पार्ट क्या है? मीजोकार्प। बचा क्या? सबसे अंदर गुठली को क्या बोलते हैं? एंडोकार्प। गुठली अंगूर में आपने कभी देखी? गुठली अंगूर में होई को नहीं, तो गुठली अंगूर में होती ही नहीं है, तो इसे क्या बोला जाता है? दोनों को मिला के मैंने बोला क्या बोलेंगे? पेरिकार्प। ये भी खाया जाएगा, ये भी खाया जाएगा, तो क्या बोला जाएगा? पेरिकार्प, क्योंकि गुठली तो इसमें भाई साहब है ही नहीं। तो अंगूर का खाने हो गया भाग क्या हो गया? पेरिकार्प। ये लो जी, अंगूर, अंगूर का क्या हो गया? पेरिकार्प। समझ में आया? अब अपने कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे केले का। सारे एग्जांपल लेके आराम से डिटेल से समझेंगे। देखो, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं केले का। केला, केले की संरचना देखिए सबने, ऐसी संरचना होती है केले की, जो भी है, ठीक है, ऐसी संरचना होती है। तो केले में देखो, सबसे बाहरी जो पार्ट होता है छिलका, उसको क्या बोलेंगे? एपिकार्प कहा जाएगा। छिलका सबसे बाहरी पार्ट होता है, एपिकार्प कहा जाता है। सेकंड, मध्य वाले पार्ट को मैंने बोला मीजोकार्प। मध्य जो पार्ट होता है मीजोकार्प। अब इसमें गुठली वाला पार्ट तो भाई साहब है ही नहीं, तो अपने क्या बोलेंगे? ये छिलका तो खाया नहीं जाएगा। अब छिलका जो कौन खाता है? केले का छिलका तो नहीं खाया जाएगा। खाया क्या जाएगा? सिर्फ मिडल पार्ट। तो केले का खाने योग्य भाग क्या हो गया? मीजोकार्प। केला क्या बोला जाएगा? मीजोकार्प। समझ में आ रहा है? देखो, आराम से फ्रूट को देखते ही समझ में आ रहा है। छिलका एपिकार्प है, नहीं खाना भाई साहब, क्या खाना है? मिडल पार्ट खाना है। और एंडोकार्प इसमें है ही नहीं, गुठली है ही नहीं, तो बचा क्या? मीजोकार्प। तो क्या खाया जाएगा? मीजोकार्प।
तीसरा एग्जांपल लेते हैं अपने जामुन का। जामुन, लो जी, जिसको डाउट है इसमें सब समझ में आ जाएगा। जामुन की स्ट्रक्चर देखिए आपने, छोटा सा होता है, ऐसा मान लो आपने ये जामुन की संरचना बना ली। अंदर क्या होता है, गुठली होती है और इसके बाद में मध्य भाग होता है। ऐसे ये गुठली है। अब मेरे पास रेड मार्कर नहीं है, वरना मैं आपको बताता। एक मिनट ट्राई करते हैं अपने। ये लो जी, ये है इसकी गुठली, ये इसका गुठली वाला पार्ट है, और ये बाकी जो पार्ट है ये इसका बाहरी पार्ट है। ऐसे मान लेते हैं अपने, ये पूरा भरा हुआ है जामुन, ठीक है। अब देखो मैंने बोला गुठली वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, एंडोकार्प। मध्य भाग को क्या बोलेंगे, मीजोकार्प। और सबसे भारी पार्ट को क्या बोलेंगे, एपिकार्प। अब इसमें देखो ये एंडोकार्प तो गुठली तो नहीं खाई जाएगी, लो जी एंडोकार्प तो खत्म हो गया। बचा क्या, छिलका। छील के कोई जामुन को खाता नहीं है, तो ये लो जी, ये दोनों खाए जाएंगे, इसीलिए इसे पेरिकार्प। जिसमें ये दोनों खाए जाते हैं उसको भी पेरिकार्प में रखा जाता है, यानी कि इसका मध्य भाग भी खाया जाएगा और छिलका भी खाया जाएगा, इसीलिए इसे पेरिकार्प। तो जामुन को किस में रखते हैं, जामुन को पेरिकार्प में रखा। समझ में आई बात। नेक्स्ट अपने बात करते हैं खजूर की। खजूर की अगर अपने बात करें तो खजूर में सेम जामुन का प्रोसेस है। देखो जी, ये खजूर की संरचना है, ये आंतरिक भाग है और ये मध्य भाग होता है आंतरिक। ये लो जी, ये गुठली हो गई इसकी, और ये सबसे भारी छिलका छील के तो कोई खजूर नहीं खाता है, तो ये पूरा खाता है। मध्य भाग और छिलका दोनों जब खाए जाएंगे तो वो किस में रखा जाएगा, पेरिकार्प में। पेरिकार्प में रखा जाएगा। तो खजूर भी किस में आएगा, खजूर खजूर भी किस में रखा जाता है, पेरिकार्प में रखा जाता है। अब उसके बाद कुछ महानुभाव ऐसे फ्रूट्स हैं जो इन सबको फॉलो नहीं करते हैं, एंडोकार्प, मीजोकार्प, पेरिकार्प को। वो अपनी अलग ही गंगा गाते हैं, फ्रूट टाइप में भी और खाने योग्य भाग में भी। तो देखो उनके बारे में देखते हैं। पहला अनार का फल प्रकार भी बेरी और सर्स नहीं माना जाता, और इसमें भी ये भाई साहब अपनी अलग ही गाथा है इनकी। तो अनार को जब देखा जाता है तो अनार का जो खाने योग्य भाग होता है, अब अनार सबने देखा है, अनार देखते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, देखो अनार को देखते हैं, अनार का खाने योग्य भाग अगर आपने देखे, अनार को सबने देखा है, अनार के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। और कैसे होते हैं, जूसी बीज होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, जूसी सीड कोट। अनार के अंदर देखो सबसे पहले बीज होते हैं, कैसे होते हैं, जूस वाले, जूसी सीड, बीज को बोलते हैं इंग्लिश में सीड, ठीक है। जूसी सीड होते हैं और उस पूरे को मिला के क्या बना रहा है, जूसी सीड का एक कोट बना रहा है, इसे बोलेंगे जूसी सीड कोट। ये लो जी, याद हो गया, अनार का जूसी होता है, सीड होता है और पूरा मिलकर एक कोट बनाता है, तो अनार जूसी सीड कोट होता है, अनार का खाने योग्य भाग। आगे अपने बात करते हैं किसके बारे में, नींबू वर्गीय। नींबू वर्गीय के बारे में, तो नींबू वर्गीय में देखा आपने, नींबू के अंदर क्या होता है, जूस होता है, और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे धागे की जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। नींबू आपने देखा होगा, नींबू, संतरा, जितने भी नींबू वर्गीय फ्रूट आते हैं तो धागे जैसी संरचना होती है जिन्हें अपने हेयर्स बोलते हैं। तो जूसी प्लेसेंटल हेयर, जूसी प्लेसेंटल हेयर, धागे के समान संरचना होती है, हेयर्स के समान संरचना होती है और जूसदार संरचना होती है, इसे बोलते हैं जूसी प्लेसेंटल हेयर। आगे अपने बात करते हैं अनानास की। अनानास की अगर अपने बात करें तो अनानास को आपने देखा होगा, डायग्राम देखते हैं, देखो ये लो जी, ये देख लेना डायग्राम, अलग से डायग्राम दिखा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये ऐसी संरचना होती है अनानास की, ऐसी स्ट्रक्चर होती है,
ऐसा दिखाई देता है थोड़ा नॉर्मली। बाकी सर बाकी इसमें दिखा दिया जाएगा आपको सबको ऐसी संरचना बनती है। ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। अब देखो जब इसको अपने काटेंगे तो यहां से और यहां से एक क्या बनेगा, खंड बनेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में से काटेंगे, यहां से काट लिया और यहां से काट लिया, तो ये क्या बन रहा है, खंड बन गया। खंड को इंग्लिश में कहते हैं ब्रैक्ट्स। खंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रैक्ट्स कहते हैं। तो इसका खाने योग्य भाग क्या होता है, ब्रैक्ट्स होता है। दोबारा देखो, दोबारा बताता हूं। जैसे ऐसी संरचना होती है, अब मैं इसको यहां से ऐसे काटूंगा, यहां से ऐसे काटूंगा, तो ये क्या एक खंड के रूप में काटा जाता है। और इस खंड को, किसी भी खंड को अपने इंग्लिश में ब्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रैक्ट्स। तो इसे का खाने योग्य भाग क्या होता है, ब्रैक्ट्स होता है। तो ये थे फलों के खाने योग्य भाग। देखो आम का मीजोकारक, नारियल का एंडोकारक, अंगूर का पेरिकारक, और उसके बाद केले का मीजोकारक, जामुन का पेरिकारक, खजूर का पेरिकारक, अनार का जूसी सीड कोट होता है, और नींबू का जूसी प्लेसेंटल हेयर होता है, और अनानास का क्या होता है, ब्रैक्ट्स होता है। तो ये थे फलों के खाने योग्य भाग। और उससे पहले अपने बात की थी फल प्रकार के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ उत्कृष्टता के अंदर या कुछ जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में बात करें। धन्यवाद।